किसी भी प्रजातंत्र की सबसे बड़ी जरूरत और सफलता का आधार होते हैं चुनाव। नियम पूर्वक, निष्पक्ष और सही समय पर होने वाले चुनाव। ऐसे चुनाव जिनमें देश का हर वासी निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। तो आइए अब जानते हैं हमारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। इन सब बातों को हमें समझना ही नहीं है, बल्कि समय आने पर इन्हें अमल में भी लाना है। ये है एक पंचायत भवन। ये किसी भी ग्रामीण इलाके का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। पंचायती राज अधिनियम का मकसद पूरा करने वाली कर्मस्थली हमारे ये पंचायत भवन ही हैं। इसके जरिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण और गांव के विकास में गांव के लोगों की भागीदारी तय होती है। ग्राम स्तर पर यह कार्य पूरा करती है ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अब ये तो आप भी जानते हैं कि इन पंचायती राज संस्थाओं में आप गांववासियों में से ही चुने हुए लोग आते हैं, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि अगर किसी को पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसे किन जरूरी बातों का पता होना चाहिए। कहिए, कहीं आपके मन में भी पंचायत का चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है? खैर, इरादा हो या ना हो, हम सबके लिए ये बातें जानना जरूरी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। साथियों, इस कार्यशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए आज हमने इस विशेष कार्यशाला में श्री करमवीर तिवारी जी को आमंत्रित किया है, जो कि पंचायती मामलों के जानकार हैं। इन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में कई सफल पंचायत चुनावों में अपना योगदान दिया है। आज हम इनसे पंचायत चुनाव के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। आज इस कार्यशाला को शुरू करने से पहले मैं आपको एक काल्पनिक कहानी जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी है दिखाना चाहता हूं। इस कहानी में हमारे साथी पवन जी ने हरिया की भूमिका निभाई है और आज हमने इन्हें भी इस कार्यशाला में आमंत्रित किया है। तो आइए देखते हैं। राम राम हरिया भैया। अरे अरे आइए घनश्याम भैया, बैठिए। और बताइए हरिया, क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, वही घर का छोटा मोटा कामकाज। अरे हरिया, मैंने सुना है कि तुम अपनी गाय बेचना चाहते हो। वो कहा है भैया, थोड़ी पैसे की जरूरत थी। भाई हरिया, मैं सोचता हूँ तुम्हारी गाय मैं ही खरीद लूं। अच्छा बताओ, क्या लोगे? आपसे क्या तोलमोल करना है भैया, आप तो हमारे भाई जैसे हैं। अगर आप 2000 भी देंगे तो चलेगा। तुम देखो तो सही, मैं तुम्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए से ऊपर एक कोड़ी भी दे गया तो मेरा नाम घनश्याम नहीं। क्या सोच रहे हैं भैया? कुछ नहीं, मुझे मंजूर है। लेकिन हरिया, मेरे पास तो अभी सिर्फ 1000 रुपए हैं। आप कहो तो बाकी के मैं बाद में दे दूंगा, बाकी जैसा आप चाहें। अरे आप पर पूरा भरोसा है, आप बाकी पैसे बाद में दे दीजिएगा। आज से गाय आपकी हुई, आप गाय ले जा सकते हैं भैया। कैसे उल्लू बनाया इसे। अच्छा मैं चलता हूं, और वो भी गाय के साथ। भगवान आपका भला करे भैया। घनश्याम भैया, ये तो जरूर हरिया ही होगा और अपने 1000 रुपए लेने आया होगा। जैसे मैं इसे इसके 1000 रुपए दे ही दूंगा। क्यों बे हरिया, तूने अपने दोस्त के साथ चालाकी क्यों की? क्यों, क्या हुआ? अरे तुमने जो गाय दी थी ना, वो रात में बकरी बन गई। बकरी? क्या कह रहे हो? भला गाय कैसे बकरी बन सकती है? अरे क्यों नहीं हो सकती, चमत्कार को नमस्कार होता है, और रात में चमत्कार से गाय बकरी बन गई। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे झूठे तो तुम हो। तुमने जो गाय दी थी ना, वो बकरी बन गई, और मैं बकरी के दाम पैसे पूरे दे चुका। अब तुमसे जो बनता है कर लो, मैं तुम्हें कुछ देने वाला नहीं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते।
मेरी बकाया रकम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ ग्राम प्रधान के पास जाऊंगा। अरे ग्राम प्रधान के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुझसे जो बनता है कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, जा। मैं भी अपने पैसे लेके रहूंगा, देखता हूं तुम मेरे पैसे कैसे नहीं देते। अरे जा, दोबारा मत आइयो, कुछ नहीं देने वाला मैं। आएगा दोबारा ग्राम पंचायत के पास जाएगा, ग्राम पंचायत के पास। दे दिया ना, अब बोल दिया। प्रधान जी, घनश्याम ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसको गाय बेची और वो कह रहा है बकरी बेची है। अरे अरे, आराम से आराम से, इतना घबरा क्यों रहे हो? प्रधान जी, मैंने अपनी गाय जो है घनश्याम को बेची। भला ये बताइए, मेरी गाय बकरी कैसे मर गई? भाई मैंने तो कभी सुना नहीं कि ऐसा कुछ होता हो। गाय की बकरी बन गई। हाँ, पर बाकी वो घनश्याम आता है तो पता चलेगा असल बात क्या है। आने दो उसे। राम राम प्रधान जी। घनश्याम भाई, हरिया ने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने तुम्हें अपनी गाय बेची है, पर तुमने इसको दाम दिए बकरी के। क्या ये सच है? प्रधान जी, ये झूठ बोलता है। ये सच है कि इसने मुझे गाय दी थी, मगर वो तो घर पहुंचते ही बकरी में बदल गई। अब मुझे तो बकरी ही मिली ना, गाय तो नहीं, और बकरी के बराबर के पैसे मैं इसे दे चुका हूं, अब गाय के क्यों दूं? ये झूठ है प्रधान जी, ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे गाय बेची थी, अब जरूर इसने अपने घर में गाय मेरी छुपा दी है और मुझे धोखा देने के लिए बकरी दिखा रहा है। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। भाई घनश्याम, तुम ऐसा करो, आज वो बकरी मेरे पास छोड़ जाओ, मैं कल तक तुम लोगों का फैसला कर देता हूं। तुम्हें मंजूर है ना? जी हाँ जी। तो ठीक है, अब तुम लोग जाओ। घनश्याम भाई, तुम्हारी वो बात तो वाकई सच निकली। तुम जो बकरी कल देकर गए थे वो तो रात ही रात में हाथी में बदल गई। अब तुम ऐसा करो, हाथी की कीमत चुकाओ और हाथी को ले जाओ। उस हाथी की कीमत होगी 10,000 रुपया। प्रधान जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला हाथी का क्या करूंगा? अरे मैं तो उसे खिलाता पिलाता ही मर जाऊंगा। भाई ये तो तुम ही जानो, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। वो बकरी हाथी में बदल गई। प्रधान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? भला एक बकरी हाथी में कैसे बदल सकती है? क्यों भाई, जब गाय बकरी में बदल सकती है तो बकरी हाथी में क्यों नहीं बदल सकती? मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए हरिया, मुझे माफ कर दो। मैं झूठ कह रहा था। भाई अब तुमने सच को स्वीकार कर लिया है तो गाय की बकाया कीमत हरिया को दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिया भाई, तुम्हें मैंने 1,000 रुपए तो दे दिए थे ना, ये लो बाकी के 1,000। तो हरिया, अब तो तुम्हें तुम्हारी गाय की पूरी कीमत मिल गई हैं? अब तो तुम खुश हो ना? धन्यवाद प्रधान जी, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। मैं तो आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कार्यशाला में मुझे भी शामिल करने के लिए धन्यवाद। मैं इस कार्यशाला में और ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। कर्मवीर जी, पहले ये बताइए, अगर पंचायत का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए क्या नियम व शर्तें हैं? देखिए, जहां तक पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए नियम और शर्तों की बात है, तो वो तीनों स्तर की पंचायतों के लिए लगभग एक से हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष हो और उसका नाम अपने इलाके की मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि वो केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। कहने का मतलब ये हुआ
कि वो सरकार के किसी भी पद पर काम ना करता हो। जी हाँ, और न ही उसे ऐसे किसी सरकारी पद से बर्खास्त कर दिया गया हो, और साथ ही उस पर किसी पंचायती राज संस्था की तरफ से कोई कर, शुल्क या कोई ऐसी ही देनदारी बाकी न हो। क्या कभी कभी राज्य सरकार द्वारा भी समय समय पर चुनाव लड़ने संबंधी नियम बनाए जाते हैं? जी हाँ, अवश्य बनाए जाते हैं। तो जो भी पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे इन नियमों पर खरा उतरना होगा। अभी आपने 3 स्तरों की पंचायतों की बात कही, तो क्या कोई एक व्यक्ति एक से अधिक स्तरों की पंचायत के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है? जैसे कि कोई ग्राम पंचायत का मेंबर भी बनना चाहे और जनपद पंचायत या जिला पंचायत का भी? देखिए, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पंचायतों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद उसे एक पद पर ही कार्य करना होगा, दूसरे पद से उसे त्यागपत्र देना होगा। करमवीर जी, ये तो रहे पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए तय किए गए नियम व शर्तें। वैसे हमने अपने गांव में अक्सर देखा है कि उम्मीदवारी के लिए कुछ आलेखित सामाजिक नियम भी होते हैं, जो आमतौर पर उम्मीदवार के चरित्र और उसके सामाजिक व्यवहार से जुड़े होते हैं। जैसे गांव वाले जब किसी को पंचायत, सरपंच या पंच चुनने के लिए वोट देते हैं, तो क्या इन नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है? जी हाँ, आपने एक जरूरी बात की तरफ ध्यान दिलाया। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इस कार्यशाला में हम आपको एक और काल्पनिक स्थिति दिखाते हैं। भाई, मैंने तो फैसला कर लिया है कि अपने वार्ड से इस बार मैं अपना वोट प्रभुराम को ही दूंगा। भाई, मेरा भी यही फैसला है। प्रभुराम एक नेक और सच्चा इंसान है। उसने गांव में जब जब संकट की घड़ी आई है, गांव वासियों का सबका साथ दिया है, और वो किसी अचड़े पचड़े में नहीं पड़ता। अरे, पचड़े में इसीलिए नहीं फंसता क्योंकि वो ईमानदार है। अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वो शरीफ है, किसी की अमानत में ख्यानत नहीं करता है, और वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। सही कहते हो हरिराम भाई, वो किसी दबाव, धमकी या लालच में नहीं आता। चौधरी भगत राम का साला जब चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो चौधरी के धमकाने के बावजूद उसने अदालत में जाकर उसके खिलाफ बयान दिया था। भाई, बहुत गुण है प्रभुराम में, इसीलिए हमारी तरफ से पंचायत के लिए उसे ही चुना जाएगा। हाँ भाई, उसे ही चुना जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आप सबने, पंचायत का चुनाव लड़ना हो तो नेक, सच्चा और ईमानदार होना बहुत जरूरी है। पवन जी, आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। अब मौका मिला है और मैं समझता हूं कि मैं पंचायत का मेंबर बनकर अपना सोचा हुआ काम पूरा कर सकता हूं। अब मौका मिला है, इस बात से क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि अपने परिवार, अपने बच्चों की भलाई के लिए तो सब लोग काम करते हैं, पर गांव की भलाई के लिए काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। और मैं समझता हूं, चाहे कोई भी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या गांव की महिलाएं, वो सब आगे आएं और पंचायतों के मेंबर बनकर गांव के विकास के काम को आगे बढ़ाएं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि गांव के विकास के लिए मन में कुछ करने का इरादा हो तो ही चुनाव लड़ना चाहिए। जी हाँ, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। आप लोगों के मन में कोई ऐसी खास योजना या कोई इरादा है जिसे आप पंचायत का मेंबर बनकर पूरा करना चाहेंगे? जी, सोचा तो बहुत कुछ है। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के शिक्षा के बारे में। पंचायत का मेंबर बनने के बाद जो खास काम मैं करना चाहता हूँ वो है गोबर गैस प्लांट शुरू करवाना। इससे ईंधन सस्ता मिलता है, आबो हवा साफ रहती है और गांव में गंदगी भी नहीं फैलती। लेकिन आप लोग जानना चाहेंगे कि गांव के मतदाता आपसे क्या उम्मीद करते हैं, कि उनका उम्मीदवार कैसा हो। मतदाता अपने उम्मीदवार के बारे में क्या सोचते हैं? देखो भगवान, सबसे बड़ी बात यह है कि पंच और सरपंच को चुनाव वो ही लड़े और वो ही जीते जो सरल तरीके से जनता के जा बता सके कि वो जनता के लाने और गांव के लाने का कर वो चाहत है और वो को असर भी होए। और ये कोई भाषण वाली बात नहीं है, कम से कम का वो जनता के लाने कर वो चाहत है, अच्छे तरीके से जनता के समझा तो सके कि वो का कर वो चाह रहा हो।
सरपंच पंच का चुनाव जो कोई भी जीते, ऐसा व्यक्ति हो या ऐसी महिला हो जो कम से कम गांव वालों के सुख दुख में साथ दे, गांव वालों को साथ लेकर चले और अपनी बात ना कहे, कम से कम गांव वालों की भी तो सुने। ये तो हमने जान ही लिया कि एक पंचायत का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। आइए अब कुछ सवाल श्री करमवीर तिवारी जी से करते हैं। करमवीर जी, तो ये बताइए किन नियमों के आधार पर पंचायत के चुनावों की सीटों का आरक्षण किया जाता है? ये बहुत ही जरूरी बात की ओर ध्यान दिलवाया आपने। पंचायत के चुनाव में इस नियम का अवश्य पालन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर स्तर की पंचायत में कम से कम 50% पदों पर महिलाएं ही चुनी जाएंगी और कम से कम 50% पंचायतों की सरपंच भी महिलाएं ही होंगी। और क्या ऐसा ही कोई नियम अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए भी है? जी हाँ, क्षेत्र में इस वर्ग के लोगों की आबादी के हिसाब से उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पंचायत सरपंच के पद भी आरक्षित किए गए हैं। इस बारे में राज्य सरकार के अपने नियम हैं जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। अच्छा, आपने अभी पंचायत सरपंच के पद की बात की, उसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए भी चुनाव की व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था 2 प्रकार की है। पहली व्यवस्था ये है कि गांववासी प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर अपनी पंचायत का सरपंच चुनते हैं, और दूसरी व्यवस्था ये है कि पंचायत के लिए चुने गए सदस्य ही अपने सरपंच का चुनाव करते हैं। यही नियम उप सरपंच के पद के लिए भी लागू होता है और यही नियम सभी स्तर की पंचायतों के लिए लागू है। ये बातें तो समझ में आ गई, पर क्या चुनाव लड़ने के लिए कुछ राशि जमानत के तौर पर जमा करवानी होती है? जी हाँ, ये एक तय राशि होती है जो उम्मीदवारी का पर्चा भरते समय जमा करवानी होती है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं या जो महिला उम्मीदवार हैं, उन्हें इस तय राशि का सिर्फ 50% ही जमा करवाना होता है। क्या सभी पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में ही होते हैं? जी हाँ, राज्य सरकार की सलाह से राज्य चुनाव आयोग चुनावों की अधिसूचना जारी करता है। पर्चा भरने, नाम वापस लेने और चुनाव की तारीखें इत्यादि तय करता है। और हाँ, सभी उम्मीदवारों को इन तिथियों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो साथियों, ये थी पंचायतों के चुनाव लड़ने के बारे में कुछ जरूरी बातें। इन बातों की जानकारी आप लोगों को तो होनी ही चाहिए जो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को भी होनी चाहिए जो पंचायत के चुनाव में अपना वोट डालते हैं। तभी हम चुन सकेंगे एक योग्य, सच्चा और ईमानदार पंच या सरपंच जो हम सबके साथ मिलकर पंचायती राज के मकसद को पूरा करेगा। करमवीर जी, आप इस कार्यशाला में आए और हमें इतनी जरूरी बातें बताईं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पंचायत के चुनाव के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।